इतिहास में ना कुछ नाम ऐसे होते हैं जो हमेशा चमकते रहते हैं। आज हम एक ऐसे ही सम्राट की कहानी में उतरेंगे जिन्हें कर्नाटक का सूर्य तक कहा गया, यानी सम्राट कृष्णदेव राय। लेकिन कभी सोचा है, किसी राजा को महान या ग्रेट बनाता क्या है? क्या सिर्फ बड़ी बड़ी लड़ाइयां जीत लेना ही काफी है, या फिर बात कुछ और है? चलिए कृष्णदेव राय के शासनकाल की इस यात्रा पर चलते हैं और शायद हमें इस सवाल का जवाब मिल जाए। साल था 1509। जब कृष्णदेव राय गद्दी पर बैठे तो उनका स्वागत फूलों से नहीं हुआ था। उन्हें विरासत में मिला था एक ऐसा विजयनगर साम्राज्य जो चारों तरफ से मुश्किलों और खतरों से घिरा हुआ था। मतलब खतरा एक दो तरफ से नहीं, बल्कि हर तरफ से था। उत्तर में बहमनी सल्तनत के ताकतवर हिस्से, पूरब में उड़ीसा का गजपति राजवंश, और तो और राज्य के अंदर ही लगातार बगावतें हो रही थीं। हालत ऐसी थी कि साम्राज्य का वजूद ही दांव पर लगा था। तो इन चुनौतियों का सामना कृष्णदेव राय ने कैसे किया? वो एक बेहतरीन मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट बनकर उभरे। एक ऐसे लीडर जो सिर्फ आदेश नहीं देते थे, बल्कि खुद सेना के आगे रहकर लड़ते थे। उन्होंने एक एक करके अपने दुश्मनों को हराया। 1512 में उदयगिरी की लड़ाई हो या फिर 1520 में रायचूर दोआब की वो ऐतिहासिक जंग, इन जीतों ने न सिर्फ साम्राज्य को बचाया बल्कि उसे और भी फैलाया। और इन सब का नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि कृष्णदेव राय दक्षिण भारत के सबसे ताकतवर सम्राट बन गए। एक ऐसी शक्ति जिसे चुनौती देने की हिम्मत किसी में नहीं थी। लेकिन रुकिए, ये तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। एक महान योद्धा होने के साथ साथ कृष्णदेव राय की शख्सियत का एक और शानदार पहलू था। वो कला और संस्कृति के बहुत बड़े संरक्षक थे, एक ट्रू पेट्रन ऑफ आर्ट। ये देखना वाकई में बहुत दिलचस्प है। एक तरफ वो जंग के मैदान के हीरो थे, तो दूसरी तरफ कवियों और कलाकारों के सबसे बड़े समर्थक। एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो बहुत ही कम देखने को मिलता है। 8 ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, ये नंबर कृष्णदेव राय के दरबार की शान और उस दौर की बौद्धिक समृद्धि का प्रतीक है। इन्हें कहा जाता था अष्टदिग्गज, उनके दरबार के वो 8 महान कवि और विद्वान जिन्होंने तेलुगु साहित्य के स्वर्ण युग की नींव रखी। और हां, इनमें वही मशहूर तेनालीराम भी शामिल थे, जिनकी चतुराई के किस्से हम सबने बचपन में सुने हैं। पता है, कृष्णदेव राय सिर्फ दूसरों की कला को सपोर्ट नहीं करते थे, वो खुद एक कमाल के लेखक थे, संस्कृत और तेलुगु दोनों भाषाओं में। उनकी सबसे बड़ी रचना मानी जाती है अमुक्तमाल्यद, जो तेलुगु भाषा के एक शानदार महाकाव्य है। ये सिर्फ उनकी लिखने की कला का सबूत नहीं है, बल्कि उस समय के समाज और धर्म को समझने का एक जरिया भी है। तो आखिर उनके शासन को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने किसानों के लिए बड़ी बड़ी सिंचाई परियोजनाएं बनवाई, इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा दिया और आर्किटेक्चर के ऐसे ऐसे नमूने खड़े किए जो आज भी हैरान कर देते हैं। आज का हम्पी, जो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उसी शानदार युग की एक झलक है। एक महान राजा, एक महान कवि, लेकिन क्या वो अपनी प्रजा से भी उतने ही जुड़े हुए थे? इसका जवाब है हां, बिल्कुल। उन्हें एक बहुत ही न्यायप्रिय और दयालु शासक के तौर पर जाना जाता था। एक कहानी तो बहुत ही मशहूर है कि वो अक्सर रात को भेष बदलकर आम लोगों के बीच जाते थे ताकि उनकी तकलीफों को सीधे बिना किसी फिल्टर के सुन और समझ सकें। ये दिखाता है कि वो अपनी प्रजा के लिए कितने समर्पित थे। 1529 में उनका निधन हो गया, लेकिन कुछ लोग शरीर से जाने के बाद भी हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। उन्होंने अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ी जो आज भी जिंदा है। तो वो अपने पीछे क्या छोड़कर गए? एक ऐसा दौर जिसे दक्षिण भारत का स्वर्ण युग कहते हैं, साहित्य और कला की एक ऐसी बुलंदी जो आज भी प्रेरणा देती है, एक मजबूत और न्यायप्रिय शासन और लोगों के दिलों में एक प्रिय राजा की याद। यही वजह है कि आज भी दक्षिण भारत में उनका नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है। और ये हमें वापस हमारे पहले सवाल पर ले आता है। कृष्णदेव राय की कहानी हमें सिखाती है कि महानता सिर्फ सैन्य ताकत या जीत से नहीं आती। असली महानता आती है कला को समझने से, संस्कृति को बढ़ावा देने से, न्याय करने से और अपनी प्रजा के साथ दिल से जुड़ने से। और ये एक ऐसा सबक है जो शायद आज भी उतना ही प्रासंगिक है।